आपकी एजुकेशन में जो लोग आपके पास आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में, दूसरे बिजनेस इंडस्ट्रीज में, होटल इंडस्ट्री में, जितनी भी सर्विसेज सेंटर्स हैं, they are the healthy people. But in the hospital we have this unique feature that we are dealing with the people which are suffering from some kind of the physical and mental illness. उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी है. That's why they are not in a position to appreciate, and sometimes they are not in a position to communicate effectively with you. They cannot appreciate the quality of the services that is being provided in your हॉस्पिटल. और सम टाइम आप देखें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, दे आर अनकॉन्शियस, वो बोल नहीं सकते, दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट, दे कैनॉट टेल यू कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर बॉडी. तो इन दैट केस उनका जो अटेंडेंट्स हैं, जो उनके साथ उनके रिश्तेदार आते हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट बिकम योर कंज्यूमर, दैट कैन अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज जो हम सहूलियत उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. आल्दो कि हमारा जो सारी सहूलियत का बेनिफिशियरी होता है, जो मेन टारगेट होता है, दैट इज द पेशेंट. वी आर लुकिंग फॉर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, बट एट द सेम टाइम पेशेंट इज नॉट इन अ पोजीशन that can appreciate the services that is being provided to the patients. He is not in a position, he cannot communicate with you. तो at that point in time जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उसके केयर गिवर्स हैं, दे बिकम्स योर एलाई, दे बिकम्स द पीपल जो कैन दे कैन अप्रिशिएट कि जी आप किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. देर आर दी सर्टन सिनेरियो जब आपके पेशेंट्स के साथ ही कोई नहीं होता, इवन यू हैव ए सर्टन पीपल इन योर हॉस्पिटल. अगर कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई है, इमरजेंसी हो गया है, तो पीपल आर टेकिंग द पीपल योर हॉस्पिटल. उसके साथ ना कोई अटेंडेंट है, ना कोई चीज है. इन दैट केस इवन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इवन द हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स हैं जो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे बिकम्स इवन द कंज्यूमर्स के, उन्होंने उसके बिहाफ के ऊपर डिसाइड करना होता है. तो वी हैव ए वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ केयर कंज्यूमर्स विच आर कमिंग योर हॉस्पिटल. और बाकी जगह पे अगर आप देखेंगे तो वो इतना ब्रॉड और वाइड स्पेक्ट्रम आपको नहीं मिलता. देर आर द पीपल विच आर हेल्दी, दे कैन कम्युनिकेट विद यू, दे कैन टेल यू दैट व्हाट आर their needs and how they are feeling when your services are being provided. But in healthcare industry, that is a unique feature, that is a different one from the other one. We are dealing with the physically and mentally in person, and most of the time they are able to communicate, they can appreciate the services. But there are certain scenarios when they are unconscious, जबकि वो आपके साथ बात नहीं कर सकते, आपको बता नहीं सकते. their attendants, they become your consumer. और स्पेक्ट्रम जो है हेल्थ केयर कंज्यूमर का वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है. इवन सर्टेन सिनेरियोज में डॉक्टर्स जो होते हैं, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उन्हें पेशेंट के बिहाफ के ऊपर डिसाइड करना पड़ता है. जबकि अननोन पेशेंट्स आपके पास आता है, अनअटेंडेड पेशेंट आपके पास आता है, बट देयर इज ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन विच यू नीड टू मेक अ डिसीजन कि जी हमने इसकी हेल्थ को बेहतर कैसे करना है. तो वहां पे आप खुद भी एक तरह के डिसीजन मेकर भी बन जाती हैं और कंज्यूमर भी बन जाते हैं. तो हमारी हेल्थ केयर में जो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ केयर कंज्यूमर है, दैट इज वेरी वाइड, विद रेंजिंग फ्रॉम द पेशेंट इटसेल्फ टू द इवन सिविल सोसाइटी जो है वो भी इसको ओन कर रही होती है. और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो कि सिक पेशेंट है, फिजिकली और मेंटली इल पेशेंट है. तो मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि कुछ सर्विसेज ऐसे भी होती हैं जो हम हेल्दी और सेहतमंद लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं. जी डॉक्टर जैनब. जी वाजिद मुनीर साहब. जी. कुछ हेल्थ केयर सर्विसेज हम हेल्दी लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं. देयर इज एनी एग्जांपल आपके जहन में हो? आपकी आवाज नहीं आ रही. नुमान रफीक साहब. सर जैसे न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, वो किसी को गाइड करना, न्यूट्रिशन का डाइट प्लान बना के देना, या फिर इस तरह की चीज़ें वो हेल्थी होते हैं उनमें गाइड कर रहे होते हैं वो. जी बिल्कुल. हमारे यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जैसे कि प्रिवेंटिव सर्विसेज जितनी की जितनी हैं, जैसे कि हम किसी को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, हम किसी को फांसी टीका जहाज लगाते हैं, दैट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू दी हेल्दी पीपल. इसी तरह अगर आप देखें तो बड़ी इमरजेंसी फील्ड है जिसको हम एस्थेटिक मेडिसिन कहते हैं, जो ब्यूटिफिकेशन के लिए प्रोसीजर्स करवाए जाते हैं, वो भी मोस्टली हेल्दी पीपल्स होते हैं, जो जिनको हम
वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि न्यूट्रिशन जो है वो पीपल विच हैव सम काइंड ऑफ द प्रॉब्लम और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपनी फिटनेस के लिए या मेंटेनेंस के लिए कोई डाइट प्लान ले रहे हैं तो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो हेल्थ केयर सर्विसेज में स्पेक्ट्रम ऑफ कंज्यूमर है दैट इज वेरी वाइड रेंजिंग फ्रॉम द पर्सन विच इज अनकॉन्शियस विच इज अनएबल मेकिंग अ डिसीजन टू अ वेरी इंटेलिजेंट पीपल जो कि आपकी प्रिवेंटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज जो है ना उसको भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आपको सब लोगों को मुताबिक इसको टेलर करना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा फीचर है दैट इज द डाइवर्स एंड द डिफरेंट नीड्स ऑफ द पेशेंट व्हिच आर कमिंग टू योर हॉस्पिटल्स एंड पर्सनल केयर दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड। अगर आप देखें हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है एवरी पेशेंट हैज अ डिफरेंट नीड, एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिजीज। कुछ लोग होते हैं दे मे बी ओनली नीड द काउंसलिंग और आप उनको थोड़ी सी मेडिसिन देकर दे। some patient that will be going to stay in your hospital for certain period of time, they need to be stay for the 6 and 8 hours, and there may be a patient which is suffering from this severe disease and that need to be identified and need to be admitted in your ICU में उसको केयर करने की जरूरत है। There may be a patient which is suffering from a surgical illness and he need to be operated immediately। तो हमारा जो पेशेंट्स होता है उसका एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज बड़ा वाइड होता है। एवरी पेशेंट हैज ए डाइवर्स जो है ना केयर उसको प्रोवाइड होती है। ये नहीं हो सकता कि आप सुबह हॉस्पिटल में आए और डॉक्टर साहब ने एक ही प्रेस्क्रिप्शन लिख के रख दी है एंड दैट विल बी फिट फॉर एवरी पेशेंट। यहाँ पे आपने एवरी पेशेंट एवरी कंज्यूमर व्हिच इज कमिंग टू हॉस्पिटल दैट नीड टू बी असेस्ड इंडिविजुअली, दैट नीड टू बी लिसन्ड इंडिविजुअली। जैसे कि आप अपने क्लासरूम में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपने एक ही लेक्चर तैयार किया है, वो आपने 7-8 लोगों को वही लेक्चर दे दिया। आपके हॉस्पिटल की इंडस्ट्री है वहाँ पे आपने एक कमरा रेडी किया, वो किसी पेशेंट को जो है ना वो दिया जा सकता है। बट इन द केस ऑफ हॉस्पिटल एवरी पेशेंट्स हैव ए डिफरेंट नीड्स। उसका जो मैनेजमेंट प्लान है दैट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, दैट हैज टू बी पर्सनलाइज्ड और आपको उसके अकॉर्डिंगली नीड प्रोवाइड करनी है। एक सिर्फ एक नुस्खा या एक जो चीज है वो हर किसी के लिए फिट नहीं हो सकती। इसीलिए अगर आप देखें तो हमारा बर्डन ऑफ जो वर्क है इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर पेशेंट को आपने सुना है, उसके सिम्टम्स को देखना है, उसके मुताबिक आपने इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनलाइज्ड जो ट्रीटमेंट है वो आपने उसको प्रोवाइड करनी है विद द हेल्प ऑफ जो कि स्पेशलाइज्ड। कुछ लोग हैं जिनको अल्ट्रासाउंड चाहिए होगा, कुछ लोग हैं जिनको लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत होगी, कुछ लोग हैं जिन्हें हाईफाई टेस्ट की जरूरत होगी, बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव लिसन टू देम, व्हेन यू हैव असेस्ड देम प्रॉपर्ली एंड देन यू हैव गाइड देम टू अंडरस्टैंड कि जी आपने थेराप्यूटिक या प्रिवेंटिव सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करनी है। तो शुरू में जैसे हमने डिस्कस किया स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ केयर कंज्यूमर जो है दैट इज आल्सो वेरी वाइड एंड देन अगेन दी जो डिमांड्स है जो नीड्स है हेल्थ केयर कंज्यूमर इटसेल्फ वो भी बड़ी वाइड है। हर पेशेंट है उसकी नीड्स डिफरेंट हो सकती हैं, हर पेशेंट को आपने डिफरेंटली इंडिविजुअली असेस करना है, उसको इंडिविजुअली सुनना है, उसको इंडिविजुअल मैनेजमेंट प्लान जो है वो आपने उसको प्रोवाइड करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एक वन सिंगल प्रेस्क्रिप्शन इज गोइंग टू फिट फॉर एवरी पेशेंट। इस वजह से हमारा जो बर्डन ऑफ वर्क है जो इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो हर किसी की नीड जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है। Then there is an important feature जैसे हम सबको पता है कि round the clock services that need to be provided. This is an important and characteristic feature of the hospital कि you are going to provide these services round the clock। और ये round the clock services ऐसी हैं when you need skilled people at every time in your hospital। ये नहीं हो सकता कि आप जो अच्छे लोग सिर्फ मॉर्निंग पे काम कर रहे हो और इवनिंग और नाइट के ऊपर जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप मॉर्निंग इवनिंग के ऊपर आपको फूड सर्विसेज वाले लोगों की भी जरूरत है, आपको स्कीपिंग वाले लोगों की भी जरूरत है, देन यू नीड टू हैव अ वेरी गुड बायोमेडिकल टेक्नीशियन अवेलेबल। अगर आपके कोई इक्विपमेंट मेल फंक्शन कर रहे हैं तो वो भी चाहिए। तो देयर इज अ वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्लिनिकल सर्विसेज एज वेल एज द सपोर्ट सर्विसेज दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड इन योर हॉस्पिटल। तो आपने जब राउंड द क्लॉक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आपने ह्यूमन सोर्स कंप्यूटर ह्यूमन सोर्स उनको प्रोवाइड करना है और उसके साथ साथ आपने जो सारी सपोर्ट सर्विसेज हैं वो भी उनको प्रोवाइड करनी है। दिस इज ओनली पॉसिबल जब आपकी एक एक्टिव कोऑर्डिनेशन होगी, जब वहां पे एक सुपरविजन होगी फॉर्म बाय द गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो कि आपने प्लान करना है कि ये सर्विसेज ऐसी नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि इवनिंग के ऊपर जो है हमारा जो एनालिस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ अवेलेबल होगा या नाइट के ऊपर हमें सीनियर लोगों की जरूरत नहीं होती। वी आर dealing with the human health and every part of
every minute of the 24 hours need to be vigilant. You need to be provide the utmost care with the help of the skilled people. तो आपने उसको राउंड द क्लॉक सर्विसेज जो है ना उसको प्रोवाइड करनी है। नॉट ओनली क्लिनिकल सर्विसेज, आपकी सपोर्ट सर्विसेज का भी वहाँ पे होना बड़ा जरूरी है और उसको आपने लेके साथ चलना है। ओके जी, कुछ लोग रिक्वेस्ट है कि जरा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हम देखें, तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, रिवाइज करते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा कि जो हमारे लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ केयर कंज्यूमर, कंज्यूमर हम उसको कहते हैं कि एवरीबॉडी जो कि आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं या आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज को यूज कर रहा है, एनीबॉडी which is being services are being provided, उसको हम कहते हैं that is the consumer। और कंज्यूमर इन हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स में होते हैं, उनको हम पेशेंट्स भी कहते हैं, उनको समटाइम हम क्लाइंट्स भी कहते हैं। तो डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। समबडी इवन कुछ लोग इसके ऊपर क्रिटिक भी करते हैं कि पेशेंट शुड नॉट बी कॉल्ड एज ए क्लाइंट एंड कंज्यूमर, बट दिस इज द रियलिटी। और जो कंज्यूमर्स हमारे पास जो होते हैं, दे आर फिजिकली एंड मेंटली इल पेशेंट, जैसे हमने डिस्कस किया कि दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स व्हिच आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ फिजिकल एंड द मेंटल इलनेस, के उनको कोई ना कोई ज़हनी या जिस्मानी बीमारी हो सकती है। और दे मे बी इन अ पोजीशन दैट दे कैन नॉट appreciate the services which are being provided, they are unable to communicate with you, वो आपके साथ बात नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं बता सकते। तो in that case, in that scenario, the attendant of the patient, जो patient के रिश्तेदार होते हैं, जो के केयर गिवर्स होते हैं, that becomes an important part of your healthcare plan, कि आपने उनको गाइड करना होता है। आदो कि आपका जो मेन बेनिफिशियरी है, जो मेन आपका बंदा है जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द पेशेंट। बट यू आर आल्सो लुकिंग फॉर द satisfaction of their attendants which are there, which are witnessing the what type of care is provided, they are witnessing what is going on with their patients। और इस नेक्स्ट स्टेज पर अगर आप देखें, इवन वहां पे कोई अटेंडेंट भी नहीं है, एक पेशेंट है, अननोन पेशेंट है, अनअटेंडेड पेशेंट है, आपके हॉस्पिटल में कोई ले आया है उसको, उसके साथ कोई भी नहीं है, इवन देन जो सर्विस प्रोवाइडर या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इटसेल्फ बिकम्स द कंज्यूमर, कि वो उसके बिहाफ पे डिसीजन भी कर रहा होता है, उसकी सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर रहा होता है, वो सारे काम कर रहा होता है। तो इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री वी हैव ए वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ केयर कंज्यूमर। सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर हमने डिस्कस किया कि हमारे जो है एक्सेप्शन टू दिस फार्मूला, जैसे हमने कहा, देयर आर सम सर्विसेज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री व्हिच आर प्रोवाइडेड टू द हेल्दी पीपल, जो कि सेहतमंद लोगों को भी प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि जितनी भी प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं, जैसे कि हिफाजती टीकाजात हैं, जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, which are provided to the healthy people to prevent them to development of the disease, के मुस्तकबिल में उनको कोई बीमारी ना हो सके। इसी तरह एस्थेटिक मेडिसिन आजकल अगर आपने देखी होगी, उसका बड़ा रिवाज है कि आजकल बहुत सारे लोग मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। तो वो भी एग्जाम्पल है हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज के विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द हेल्दी पीपल। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर हमने डिस्कस किया कि एवरी कंज्यूमर विच आर कमिंग टू योर हॉस्पिटल, एवरी पेशेंट विच आर सीकिंग द हेल्थ केयर फ्रॉम द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड हॉस्पिटल के अंदर जो लोग आ रहे हैं, एवरीबॉडी हैज ए डिफरेंट नीड्स। उसकी नेचर ऑफ डिजीज डिफरेंट हो सकती है, उसकी सेवेरिटी ऑफ डिजीज डिस्कस मुश्किल मुख्तलिफ हो सकती है, कि उसको कौन सी बीमारी है, उस बीमारी की कौन सी स्टेज के ऊपर वो है, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो है वो प्लान्स करने पड़ते हैं। सो एवरीबॉडी हैज ए डिफरेंट नीड्स एंड दैट नीड्स टू बी असेस्ड प्रॉपरली बाय द एक्सपर्ट पीपल, यानी कि जो डॉक्टर्स आपके हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स, जैसे कि रेडियोलॉजी है, लेबोरेटरी है, देन देयर इज अ डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल उसके मुताबिक, एंड देन यू हैव टू बी डिवाइस एंड पर्सनलाइज्ड केयर प्लान। हर पेशेंट का जो मैनेजमेंट प्लान है दैट विल बी डिफरेंट। तो आपने हर पेशेंट को इंडिविजुअली असेस करना है और उसको पर्सनलाइज कस्टमाइज मैनेजमेंट प्लान देना है, ताकि उसकी सेहत जो है वो बेहतर हो सके। एंड दिस इज क्वाइट डिफरेंट विच आर फ्रॉम द अदर इंडस्ट्री। जैसे आपने अभी एग्जांपल दी कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं,
So one lecture, one PowerPoint presentation will be sufficient enough to deliver the knowledge to the group of 100, 200 and the 300 people. So वहाँ पे आपको individually, although you need to be focus on some students which are lagging behind, but आपका एक single lecture that will serve the purpose. But this is not true for the healthcare industry. One single prescription will not work for each and every patient. It is not going to fulfill the purpose. It is not going to address the healthcare needs of the patients. तो एवरी पेशेंट जो आएगा उसके लिए आपने एक पर्सनलाइज प्लान जो है ना उसको बना के चलना है. Then we say that as the healthcare industry has to work round the clock and looking at the spectrum of the healthcare consumer and then looking at the spectrum of the healthcare needs of your consumers, you have to devise a mechanism where a very good set of skill is available in each and every शिफ्ट ऑफ योर हॉस्पिटल कि आप मॉर्निंग इवनिंग नाइट के ऊपर आपने एक ऐसा स्किल सेट प्रोवाइड करना है जो कि क्लिनिकल केयर भी प्रोवाइड करे और सपोर्ट सर्विसेज मींस कि आपकी लॉन्ड्री वाला बंदा भी अवेलेबल हो, बायोमेडिकल इंजीनियर भी अवेलेबल हो, अगर रात को कोई इलेक्ट्रिकल शट डाउन हो गया तो आपका इलेक्ट्रिशियन भी अवेलेबल हो. तो वहां पे आपने एक अगेन अगेन वो है एक गुड स्पेक्ट्रम ऑफ स्किल सेट जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड होगा टू प्रोवाइड दी 24 आवर हेल्थ केयर सर्विसेज. जबकि दूसरी इंडस्ट्री में आपको इतनी विजिलेंटली होके चीज़ों को नहीं देखना पड़ता, आपको हर किस्म का बंदा वहाँ पे प्रोवाइड करने की ज़रूरत है. ऑल्दो देयर आर दिस इमरजेंसी सर्विसेज व्हिच आर अवेलेबल आफ्टर द ऑफिस आवर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, लेकिन यहाँ पे व्हेन यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन हेल्थ एंड द एवरी टाइम देयर इज अ डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज एंड डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, तो आपको एक सिमिलरली एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्किल सेट जो है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा इन ईच एंड एवरी शिफ्ट के. हर जगह आपके पास अच्छे क्लिनिकल लोग भी मौजूद हो, डॉक्टर भी हैं, नर्सिंग भी है, पैरामेडिक्स भी हैं, लैब वाले लोग भी हैं, हाउसकीपिंग भी है, लॉन्ड्री भी है, फूड सर्विसेज. तो वो आपको दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव ए वेरी गुड uh, coordination between the sport, or here become the duty of an hospital administrator. Here it is the responsibility of a hospital administration team to make sure to have a very good mix of the skill set कि जहां आपके पास सीनियर लोग हैं तो वहां पे आपको जूनियर भी अवेलेबल हो ताकि वो कंटिन्यूसली आपके साथ थोड़ा थोड़ा ट्रेंड भी होते रहे. दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप मॉर्निंग के ऊपर सारे सीनियर रख दें, इवनिंग के ऊपर सारे जूनियर रख दें और नाइट के ऊपर उससे भी जूनियर रख दें. तो यू हैव टू डेवलप ए मैकेनिज्म ऑफ ए वेरी गुड स्किल सेट मिक्सिंग कि आपको डिसीजन मेकर्स भी आपके पास हर शिफ्ट में हो ताकि आपके जो पेशेंट की केयर है दैट इज नॉट गोइंग टू बी compromised. मुझे बताइएगा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव ऑब्टेन्ड एंड यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल, जहाँ पे आपने एक प्राइवेट कमरा लिया है और वहाँ पे आप अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आप दिन में कितने लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है आपके ख्याल में? जो क्यों जी नबील साहब? And Shamli, so there will be multiple people, sir, including the doctors, the paramedics, and हम्म, then maintenance and repair staff, and laundry people, and what do you call that, waste management people. हम्म, These are important. Also, the management people, the important one are also those people you can interact with those if you're the patient. हम्म. बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच नबील साहब. इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि व्हेन यू आर एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल देयर आर द मल्टीपल पीपल व्हिच आर इंटरैक्टिंग विद यू इन हॉस्पिटल. जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स हो सकता है, नर्सिंग हो सकती है, पैरामेडिक्स है, रेडियोलॉजी वाले हैं जिन्होंने एक्सरे करना है, लेबोरेटरी के लोग आ रहे हैं जिन्होंने आपके टेस्ट करने हैं, फूड सर्विसेज वाले हैं, बिलिंग वाले हैं जो आपसे पैसे मांगने आ रहे हैं, ब्लड बैंक वाले हैं जिन्होंने आपके लिए ब्लड अरेंज करना है. एंड देन देयर इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ डॉक्टर्स के, कभी कंसल्टेंट आ रहा है, कभी जूनियर डॉक्टर आ रहा है एंड एवरीबॉडी. अगर आप देखें कि विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिल्कुल थोड़े वक्त के अंदर you are acting with the multiple people and the most of the time you are meeting and interacting with the people for the first time.
कि आपकी इन दोनों से बहुत सारे लोगों के साथ जिंदगी में पहली दफा मुलाकात हो रही थी, आप इनमें से एक दूसरे को नहीं जान रहे होते, और इन सब के जो मूड्स डिफरेंट हो सकते हैं, इन सब के डिफरेंट टेम्परामेंट्स हो सकते हैं, एंड दीज एवरीबॉडी इज कमिंग विद इट्स ओन प्रॉब्लम। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो डॉक्टर है वो पिछले 36 घंटे से ड्यूटी कर रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो नर्सिंग स्टाफ है वो उसको आज वो छुट्टी करना चाह रही थी लेकिन उसको वो छुट्टी नहीं मिली। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेबोरेटरी वाला जो बंदा आ रहा है दैट इज एग्जॉस्टेड, ही इज लुकिंग फॉर द अनदर जॉब। तो यू आर कमिंग टू interact with the multiple people with the different educational background, with the different level of qualification within a very short span of time, with the different moods and their own problems, and that scenario creates a very emotionally volatile environment in your hospital। और अगर ये 10-12 लोगों से अगर आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो देर इज ए चांसेस कि a single mistake and single burst of emotion between the two people can create a problems। तो जब आप एक वेल बिल्कुल थोड़े वक्त के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ, और ऐसे लोगों के साथ जिनसे आप पहली दफा मिले हैं, जिनका आपको एक दूसरे को जानते नहीं है, तो देर इज ए चांसेस कि आपके दरमियान कोई ना कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, कौन सा झगड़ा क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह जब आप हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं, यू प्रॉमिस देम कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सर्विसेज दैट इज एट लीस्ट कंपेरेबल विद योर हाउस, कि हम आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके घर के आराम से सुपीरियर तो नहीं हो सकती, पर एटलीस्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दी सर्विसेज विच आर कंपेरेबल विद योर हाउस, कि आप अपने घर में जो आपको सर्विसेज अवेलेबल होती हैं या उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल सर्विसेज जो है ना हमको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं एंड देयर इज ए नॉकिंग ऑन योर डोर फॉर आफ्टर एवरी फ्यू मिनट्स, फॉर आफ्टर एवरी आवर्स, कि ये मल्टीपल लोग जो आपके पास आते हैं, तो हाउ डू यू फील, कि आप ख्याल करते हैं कि आप अपने घर वाली इन्वायरमेंट में रह रहे हैं? क्यों जी वकार साहब? यू आर राइट। हॉस्पिटल का एक अलग एम्बियंस होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इतने सारे लोगों के साथ, और एक बीमार आदमी घर पे रह रहा हो तो उसको घर घर नहीं लगता, और जब वो अस्पताल चला जाए तो उसको और अजीब सा फील होता है। और देयर इज अ हाइजीन इन्वॉल्व इन ऑल स्पेक्ट्रम एंड इंटरेक्शन विद ऑल द 360 सर्किल। जी, बिल्कुल। तो दैट क्रिएट्स अ वेरी complex and emotional landscape in your hospital, and this is prevailing in every room, in every ward, in every bed of your hospital, जहाँ पे आपको ये सारी जो चीजें जो है ना, and there is a very good mix of emotions। There may be an encouragement, there may be an admiration, and there may be an anger and disappointment. There may be a patient which is suffering from the cancer, and the doctor hasn't explained the counseling, and counseling has been done that your life is not going to be more than this month, and there may be another room where a newborn baby is born and the family is happy, and there is a burst of laugh is going in your hospital, and there is a very good mix of emotions अगर आप देखेंगे, तो that creates a very emotional landscape within your organizations and within your hospital, and that emotional environment is a very volatile, that can lead to the conflict within a no piece of time and within a very short span of time। अगर आप देखें तो हमारे हॉस्पिटल्स में लड़ाइयाँ बड़ी जल्दी से हो जाती हैं, और उसके पीछे ये सारा जो इमोशनली चार्ज जो एनवायरनमेंट होती है ये ऑपरेट कर रही होती है। सिमिलरली एक पेशेंट जो है, जैसे ही इज इंटरेक्टिंग मल्टीपल लोगों के साथ, और सेम जो पेशेंट है उसके साथ बहुत सारे काम भी हो रहे होते हैं। उसको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, उसकी काउंसलिंग की जा रही है, उसके कमरे की सफाई हो रही है, कोई एक्सरे हो रहा है, कोई लेबोरेटरी का टेस्ट हो रहा है, उसको कोई खास किस्म की फूड प्रोवाइड की जा रही है, उससे किसी ना किसी चीज़ का कंसेंट लिया जा रहा है, इजाजत ली जा रही है कि जी हम आपको ऑपरेशन करना चाहते हैं, या उसको ब्लड लग रहा है। तो पेशेंट्स के अंदर भी अगर आप देखें तो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज जो है ना वो सडनली हो रही होती हैं, और उसके पीछे ये बहुत सारे लोग जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। तो दैट क्रिएट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशनल लैंडस्केप इन योर हॉस्पिटल, दैट इज अ वेरी मच इमोशनली वोलाटाइल। So this is the important job of hospital administration, to keep the emotion at the low level and do not let this emotional environment to burst at any point. Only a professional environment need to be created
communication of your healthcare providers and other people has to be very professional, और उसको लोगों के साथ interact करने की हमारी चीजें बेहतर होती हैं। तो दिस इज द वेरी यूनिक फीचर ऑफ अवर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के दिस इज सच टाइप ऑफ इमोशनल एनवायरनमेंट इज नॉट प्रिवेलिंग एनीवेयर इन योर अदर हेल्थ केयर अदर इंडस्ट्री का। आपकी एजुकेशन के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती। वहां पे लोग आते हैं सुबह खुश खुश आते हैं, क्लास अटेंड करने आते हैं, टीचर कहेगा उसके लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है कि स्कूल में जो है वो चले लाइट चली गई है, या बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, या बच्चे जो है वो आज कम आए हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है ना वो नहीं प्ले कर रहे होते। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही होती है। तो दिस इज वेरी यूनिक एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द हॉस्पिटल के वी हैव अ वेरी इमोशनली चार्ज्ड एनवायरनमेंट, और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना हमारे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो दैट एनवायरनमेंट हैज टू बी केप्ट cool and calm by creating a professional environment, and that is the duty of a administrator, and hospital administrator should be very much aware of these factors, that these emotions are prevailing at everywhere and everybody is going through a different state of mind at a certain point of time। अगर आपके हॉस्पिटल में 5 मरीज दाखिल है तो हर किसी की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो उसके वक्त different हो सकती है। जैसे हमने कहा कि नीड्स डाइवर्स हैं, सिमिलरली उनकी जो उस वक्त की चीजें हैं वो भी डिफरेंट हो रही होती हैं। तो मैंने आपको जैसे भी एक्सप्लेन किया कि देयर इज ए सेम ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे एक पेशेंट को एनवायरनमेंट अटेंडेंट को न्यूज़ मिल रही है कि जो आपके जो है पेशेंट का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, या उसको ऐसी चीजें हमें उनका गुर्दा भी निकालना पड़ेगा। maybe the next patient sitting with the same one, there is a good news कि जी आपके घर बेबी पैदा हुआ है, या आपका एक पेशेंट सक्सेसफुल हो गया। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना रूटीन में आपके पास चल रही होती हैं, जो कि आपके अदर सर्विसेज में आपको नहीं मिलती। तो बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर यू मच बी very much aware of this emotionally charged environment, and you should be able to make use of it in the proper management, that there is a no conflict is going to be arise in your hospital. Another important feature of hospital management is the dynamic flow of the patients and the staff। कि हमारे जो हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पेशेंट्स की, हमारे स्टाफ की, इक्विपमेंट की बड़ी मोबिलिटी होती है। पेशेंट्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट आपके पास है इमरजेंसी में, तो हो सकता है उसको वहां से वार्ड में शिफ्ट करना पड़े, उसको एडमिशन की जरूरत पड़ी है। जब आप वार्ड में लेके गए हैं तो दूसरे दिन उसका ऑपरेशन हो, तो आप उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। देर इज ए पॉसिबिलिटी कि उसकी तबीयत अगर खराब हो तो उसको सर्जिकल आईसीयू में ले जाना पड़े, उसको फिर बाद में वापस वार्ड में लेके आना है। इस दौरान पेशेंट्स की मूवमेंट हो सकती है, अगर उसको कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी एक्सरे में या सीटी स्कैन वाले रूम में ले जाने की जरूरत पड़ सकती है, उसकी एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। And this is there is a continuous mobility of the patient when he has been admitted on your hospital, and during this mobility he is going to again interact with these certain people, with the multiple people at different point in at a very short span of time। तो उससे भी आपकी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर बाकी इंडस्ट्री में देखें तो आपको जो कंज्यूमर होता है, जो आपका बेनिफिशियरी होता है, जो आपका क्लाइंट होता है, एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड टू प्रोवाइड दी सर्विसेज अंडर वन रूफ। अगर आप किसी होटल में ठहरे हैं तो आपके कमरे में आप ऑर्डर करते हैं या आपके पास चीज आ जाती है। इसी तरह अगर आप किसी क्लासरूम में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यू आर सिटिंग इन द वन क्लासरूम एंड ऑल द नेसेसरी सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड ओवर देयर। बट दिस इज यूनिक टू अवर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, दैट द पेशेंट, अवर क्लाइंट, कस्टमर, जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं कि इसकी सेहत ठीक हो जाए, ही हैज टू मूव अराउंड मल्टीपल टाइम्स। कि इमरजेंसी से ओटी में, ओटी से एक्सरे में, एक्सरे से एंजियोग्राफी में, तो उसकी मोबिलिटी बड़ी जो है ना कॉमनली हो रही होती है। और ये फीचर अगर आप देखें तो आपको पूरी बाकी इंडस्ट्रीज में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता। सिमिलरली जहाँ पे हमारे पेशेंट को मूव करना पड़ता है, हमारे डॉक्टर्स दे आर आल्सो मूविंग फ्रॉम अदर वार्ड्स टू अदर, ओपीडी में भी जाते हैं, आईपीडी में देखना पड़ता है, कभी वो ओटी में जा रहे हैं, इमरजेंसी में जा रहे हैं। जो कार्डियोलॉजी का डॉक्टर है उसको कई दफा गायनी का पेशेंट देखना पड़ जाता है, वो उधर जा रहा है। तो जहाँ पे आपका पेशेंट है, ही हैज टू मूव, देयर इज ए स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स जो जैसे आजकल
पोर्टेबल एक्सरेज वगैरह निकले हैं, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड किए गए हैं, ताकि जो पेशेंट मूव नहीं कर सकते या हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं अंडर वन रूफ, तो हमने अपने इक्विपमेंट की मोबिलिटी भी थोड़ी सी इसमें शामिल की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी हेल्थ केयर में डिफरेंट जगहों पे पेशेंट को मूव करना पड़ता है। जब हम मूव करते हैं, हमारे स्टाफ को मूव करना पड़ता है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन आपके ख्याल में जो है ना वो पैदा हो सकती हैं? जी युसरा इलियास, मिस युसरा इलियास। जी मिस एमन। सर आई थिंक सो कि हो सकता है वो मेंटली तौर पे अभी डॉक्टर्स जो है वो रेडी ना हो इस बात के लिए, या उनकी ड्यूटीज बढ़ सकती हैं, तो इस तरह के इश्यूज हो सकता है फेस करने पड़े। जी बिल्कुल, when you are moving from one physical point to another point, this movement has to be precise, and there should be an effective communication between the two units. And your angiography unit or your X-ray unit must be knowing that this patient is coming to us for this certain procedure. तो उसको वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ही शुड बी रेडी फॉर द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। ये ना हो कि पेशेंट वहाँ पे जाए तो वहाँ पे वो उसको घंटा 15 मिनट इंतजार करना पड़े, सर्विस इज ना रेडी। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे जो अटेंडेंट है वो कहे जी मुझे तो पता ही नहीं आपके पेशेंट का एक्सरे होना था। तो दिस इज दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, और उसकी वजह से कई दफा पेशेंट की जो सेफ्टी becomes compromised. So whenever there is a frequent movement, that movement has to be precise, and there should be a very effective communication between the units जहाँ पे हम मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। और तो बहुत सारे जो हमारे मेडिकल एरर्स होते हैं उसमें इस मूवमेंट्स का, हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर्स का बड़ा उसमें हाथ होता है। तो देर शुड बी ए प्रिसाइज कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स जब आप मूव कर रहे हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर जो है हमारा, दैट इज द वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। कि हमारे हॉस्पिटल में जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि वी हैव ए कंज्यूमर विच हैव ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ नीड्स। कि हमारे पास जो है पेशेंट्स जो आएंगे उनका जो नीड का स्पेक्ट्रम है वो बड़ा वाइड है, दे हैव ए वेरी डाइवर्स नीड्स। Similarly, we need to have a very diverse human resource from housekeeping to the specialist doctor. We need to have a very wide spectrum of the skills कि आपके पास जो हॉस्पिटल के अंदर, जो इंडस्ट्री के अंदर जो HR रिक्वायर्ड होता है उसमें आपको बहुत ही इलिटरेट किस्म के सफाई करने वाले स्वीपर्स, हाउसकीपिंग, जैनिटोरियल स्टाफ भी रिक्वायर्ड है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कैटर हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली रिफाइंड सर्जन विद द सुपर स्पेशलिटी स्किल्स जो है आपको वो सर्जन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो है दैट becomes in a difficult position. He has to deal with the patient, with the staff which do not have any good educational background, with the different social class. At the same time he has to cater the needs of the highly qualified and refined surgeon जो कि आपके हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हैं। एंड यू हैव टू लुक फॉर दैट दी बोथ आर इम्पोर्टेंट। जहाँ पे आपको सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है वहीं पे आपकी होस्टिंग जो है दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपके लिए बड़ी ही डाइवर्स नीड्स चाहिए होती हैं। आपको बायोमेडिकल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर आपको चाहिए, आपको मेडिसिन सर्जरी के डिफरेंट स्पेशलिटी के लोग जो हैं वो चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के, फूड सर्विसेज के, लॉन्ड्री के, CSSD के। तो वी हैव ए वेरी नीड ऑफ ए वेरी डाइवर्स ह्यूमन सोर्स। अगर आपने हॉस्पिटल चलाना है तो बाकी जगहों पे अगर आप देखेंगे तो आपको इतनी डाइवर्स किस्म का ह्यूमन सोर्स नहीं रिक्वायर्ड होता, और यहाँ पे आपको बड़ा ही डाइवर्स किस्म का रिक्वायर्ड होता है। और जब आप वर्क फॉर डाइवर्सिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ पे उनकी बहुत सारे इश्यूज भी हैं जब हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। जैसे कि हम शिफ्टों में काम करते हैं, किसी की मॉर्निंग ड्यूटी है, किसी की इवनिंग ड्यूटी है, किसी की नाइट ड्यूटी है। पेज आपको इतनी अच्छी नहीं मिलती। यू नीड टू हैव ए वेरी गुड डिसिप्लिन कि अगर आपकी 8 से 2 बजे तक ड्यूटी है तो यू हैव टू बी ऑन टाइम। फिर आपके पास जो स्टाफ कार है दैट इज एक्सपोज टू द डिजीजेस, उसकी अपनी सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है। आप दूसरे जो सर्विसेज में लोग काम कर रहे होते हैं जैसे उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर टू डिजीज नहीं होता। हेयर यू आर ऑलवेज प्रोन टू गेट ए डिजीज
और आपके पास बहुत सारे अग्रेसिव पेशेंट्स भी आते हैं। तो जहाँ पे आपको डाइवर्स नीड है स्टाफ की, वहाँ पे उसके बहुत सारे इशू भी हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी जो डिमांड्स हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी, प्रिसिजन एंड एरर फ्री एनवायरनमेंट। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, आपका ड्यूटी का टाइम डिफरेंट हो सकते हैं, आपको लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी करनी पड़ सकती है, यू आर एक्सपोज टू डिजीज, लेकिन जो पब्लिक की डिमांड है दैट इज ए एरर फ्री केयर दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड टू देम। कि आप चाहे 36 घंटे ड्यूटी करें, चाहे आपको 12 घंटे ड्यूटी करें, जो पेशेंट को केयर आपके प्रोवाइड करनी है दैट शुड बी precise one, that should be good one, and there is a no margin of error कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो हॉस्पिटल में जहाँ पे दिस इज द ड्यूटी ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर टू हैव ए वेरी डाइवर्स ह्यूमन सोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम a janitorial staff to the super specialist and many refined surgeons and physicians and biomedical engineers and other people. He need to make sure that your staff is committed, he is performing well, और उसके जो भी मसाइल हैं उसके बावजूद यू नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी जो है वो कंप्रोमाइज ना हो, जहाँ पे आपकी जो डिमांड्स हैं पेशेंट्स की वो इजीली जो है उनकी जो हेल्थ नीड्स हैं उसको एड्रेस किया जा सके, और उसमें किसी भी किस्म की गलती की जो है वो गुंजाइश नहीं है। तो बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर आपने अवेलेबिलिटी भी शो करनी है। और अगर हेल्थ केयर में देखें तो हमारे पास शॉर्टेज होती है बहुत सारे स्टाफ की, हमारे पास हाई टर्नओवर होता है कि लोग आ रहे हैं नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, एंड देन देयर इज ए ब्रेन ड्रेन, पीपल आर रनिंग आउट ऑफ योर कंट्री के। नर्सिंग जो है, डॉक्टर्स जो हैं, दे प्रेफर टू वर्क आउटसाइड, दे प्रेफर टू वर्क अब्रॉड, के वो यहाँ पे नहीं रहते हैं। देन देयर इज चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती हैं, कभी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आ जाता है, कभी कोई और रेगुलेटरी बॉडी आ जाती है, और देन देयर इज चेंजेस इन द इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज कि जी हम आपकी पे को कम कर रहे हैं या हम आपकी ये बेनिफिट्स खत्म कर रहे हैं। तो ये भी सारे प्रॉब्लम साथ साथ चलती हैं। तो बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ये आपके पास चैलेंज होता है कि जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे आपने इंश्योर करनी है अवेलेबिलिटी ऑफ ए डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्स एंड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर यू आर प्रोवाइडिंग ए एरर फ्री सर्विसेज, जहाँ पे आपकी किसी किस्म के कोई मेडिकल एरर नहीं है, जो पेशेंट सेफ्टी जो है वो किसी किस्म की कंप्रोमाइज नहीं हो रही। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एचआर जो फेस करता है दैट इज दी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे योर एम्प्लॉई इज कम्युनिकेटिंग विद द मैनेजर, मैनेजमेंट जो उसके सीनियर मैनेजमेंट है दैट इज आल्सो एन ह्यूमन बीइंग। देन देर इज ए अदर पेशेंट्स हैं दैट इज आल्सो एन ह्यूमन बीइंग, जो विजिटर्स आ रहे हैं उसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, जो अटेंडेंट्स हैं दैट इज आल्सो एन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे हमने शुरू में कहा कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आप कम्युनिकेट करते हैं मल्टीपल टाइम्स विद मल्टीपल पीपल विद, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर जो है ना वो बढ़ जाते हैं, वहाँ पे चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो बढ़ जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज में देखें तो वहाँ पे इतनी ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती। वहाँ पे या तो आपके सीनियर लोग काम कर रहे होते हैं या आपके अंडर जूनियर लोग काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट बन रही है या कोई मशीन्स है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट इन कंपैरिजन जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, यू आर कम्युनिकेटिंग ऑल द टाइम, यू आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल ऑल द टाइम, जिसकी वजह से आपके जो कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकते हैं, उसकी वजह से आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो क्रिएट हो सकता है। जबकि बाकी जगहों पे इतनी ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होती जितनी के, दैट्स व्हाई द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट दी डाइवर्स ह्यूमन सोर्स भी आपको चाहिए। अब देर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक बहुत सारा रिफाइंड हाईली क्वालिफाइड सर्जन है, उसने जो है एक हाउसकीपिंग वर्कर के साथ भी कम्युनिकेट करना है, उसने एचआर वाले के साथ भी कम्युनिकेट करना है, उसने ओटी के सीएसएसडी वाले के साथ भी कम्युनिकेट करना है। तो मल्टीपल वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द पीपल विद वेरिड बैकग्राउंड्स के साथ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो गैप है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस जो है ना वो बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं।
और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बड़ा प्रोमिनेंटली डुअल रिलेशनशिप्स मिलता है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर जो नर्स काम कर रही है, ही नीड टू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड द रिपोर्टिंग विद द डॉक्टर एंड विच ही इज वर्किंग, कि जो आपके वार्ड का एचओडी है या जो आपके वार्ड का प्रोफेसर है, उसके साथ भी आपने उसको भी रिपोर्ट करना है। आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो एमएस है, उसको भी रिपोर्ट करना है। और जो आपकी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ भी कार्य है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यू आर रिपोर्टिंग टू द मल्टी पीपल फॉर योर परफॉर्मेंस। बाकी इंडस्ट्रीज में आपको इतनी जो है वेरिएशंस नहीं मिलती। वहाँ पे आपका एक बॉस है जो कि काम कर रहा होता है और आप उसके साथ रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके मल्टीपल बॉसेस होती हैं विद डिफरेंट अथॉरिटी, और हर किसी के साथ आपने जो है ना अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करना होता है। So these are the challenges when you are managing the hospital with reference to the human resource, कि we have a very diverse needs for the human resource, कि आपको हर किस्म के डॉक्टर्स, नर्सेज, आपको बायोमेडिकल इंजीनियर्स, आपको जैनिटोरियल स्टाफ, ये सारे लोग चाहिए विद द वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द स्किल्स, कि आपके इनके जो स्किल्स हैं वो भी आपके पास बड़े अच्छे होने चाहिए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। you need to manage their problems के जो उसके साथ साथ and to create an environment where is a no error is happening। आपने अपनी पेशेंट जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना है। कीपिंग इन व्यू कि आपने इनकी कम्युनिकेशंस को देखना है। देन देयर इज ए डुअल रिपोर्टिंग। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी एम्बेडेड है विद इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास स्किल्स होने चाहिए, वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन स्किल्स, where you can understand the needs of a unqualified janitorial services with janitorial worker. At the same time, you need to understand the what a highly specialist surgeon and physician और रेडियोलॉजिस्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको मैंने कैसे रिटेन करना है। और जो हमारे पास हाउसकीपिंग वर्कर काम कर रहा है उसको मैंने कैसे रिटेन करना है, डिस्पाइट ऑफ ऑल प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स के ये आपने। और जब आपने ये करना है, at the same time you need to make sure that in every shift you have a very good skill mix available to care of the patient, so that there is a no error in the care of the patient is happening। तो ये सारे के सारे challenges जो हैं वो आपको being एडमिनिस्ट्रेटर देखने पड़ते हैं, जो कि बाकी इंडस्ट्री में आपको इतना effectively, इतना prominently नजर नहीं आते। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। नो सर, अभी तक सब क्लियर है। चलो, थैंक यू जी। तो another important feature is the very peculiar infrastructure requirement of your healthcare industry। अगर आप कोई हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं, आप जैसे अभी we have a multiple entrepreneur in our group which are planning to build an hospital and operate an hospital in the future। तो hospital has a very peculiar and specialized infrastructure requirements। आपकी ओटी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, आईसीयू की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, नर्सिंग की डिफरेंट है, रेडियोलॉजी की डिफरेंट है, सीएसएस की डिफरेंट है। यानी कि एक विद इन एन इंडस्ट्री, विद इन एन वन ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव ए मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एंड हाईली रिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। की अगर आपने ओटी बनाना है तो आपको उसकी विंडो आपने किधर रखनी है, उसके ऊपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आपने क्या रखनी है, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम किस किस्म का होगा, वहाँ पे एयर की क्वालिटी क्या होगी, वहाँ पे टेम्परेचर किस लेवल का होगा। दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द आईसीयू, कि आईसीयू के अंदर बेड की रिक्वायरमेंट क्या है, बेड के अंदर स्पेस कितनी होनी चाहिए, वहाँ पे एयर कैसे आएगी, वहाँ पे जो वेंटिलेशन होगी उसका टेम्परेचर लेवल क्या होगा, उसके अंदर जो एयर क्वालिटी है वो, दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एंजियोग्राफी स्वीट। नर्सरी के अंदर इंफेक्शन कंट्रोल मजीद रिजल्ट हो सकती है, व्हाट टाइप ऑफ द स्टाफ। तो विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको बड़ी ही स्पेशलाइज्ड फोकस किस्म की रिक्वायरमेंट मिलेंगी, और हर किसी की रिक्वायरमेंट दैट मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टू ईच अदर।
तो अगर आपने हॉस्पिटल बनाना है, देखना है, तो आपको फोकस करना पड़ता है फ्रॉम द डे वन कि जी मेरा ओटी ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट की असेस इजीली पॉसिबल हो सके, जहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल पॉसिबल हो सके, जहाँ पे एयर क्वालिटी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। सिमिलरली आपने देखना कि एंजियोग्राफी स्वीट मैंने कहाँ पे बनाना है जहाँ पे पेशेंट की सेफ्टी जो है वो डेट इज नॉट गोइंग टू बी कम्प्रोमाइज, जहाँ पे हमारा वो जो इक्विपमेंट है वो इजीली इंस्टॉल हो सके, जहाँ पे उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इजीली हो सके, जहाँ पे पेशेंट फ्लो जो है वो मेंटेन किया जा सके। हमने हमारे मशीन कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी है, उसके अंदर कोई ऐसी मेटालिक चीज नहीं जानी चाहिए, उसको आपने देखना होता है। तो दिस इज द वन ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको क्वाइट डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं, विच मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जबकि अगर बाकी इंडस्ट्री में आप देखेंगे, स्कूल में, कॉलेज में, होटल में या और किस्म की जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, वहां को आपको इतनी डिमांडिंग किस्म की रिक्वायरमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी। अगर आपने कॉलेज या स्कूल बनाना है तो एक क्लासरूम होगा, पीछे आपको बैकअप में इलेक्ट्रिकल सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। ये नहीं हो सकता कि आपने एक क्लासरूम जो है वो दूसरों से बहुत ज्यादा, आल्दो देयर मे बी ए क्वाइट डिफरेंट कि अगर आपने कोई लैब बनाई है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं फ्रॉम ईच अदर, लेकिन हॉस्पिटल में आपको तकरीबन हर डिपार्टमेंट के अंदर ही पर्टिकुलर फोकस थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। सिमिलरली जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं तो बायोमेडिकल इक्विपमेंट आल्सो हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि हमारे यहाँ पे जितने क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि ओटी के अंदर जो आपने इक्विपमेंट लगाना है, जो आपकी जो ओटी की लाइट्स होनी है, जो आपकी ओटी टेबल होनी है, जो आपकी एनेस्थीसिया मशीन होनी है, दैट मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन द आईसीयू। आईसीयू के अंदर आपको डिफरेंट टाइप का बेड रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे वेंटिलेटर आपको डिफरेंट टाइप का रिक्वायर्ड होगा। वहां पे जो आपको सक्शन मशीन की क्वालिटी या एयर क्वालिटी है, दैट में बी डिफरेंट फ्रॉम दी ओटी। और जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट होगी। तो जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वहां पे आपकी जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट है जो कि आपने यूज करना फॉर दी केयर ऑफ द पेशेंट्स, वो भी डिफरेंट होते हैं, एंड विच दे डू नॉट मैच विद ईच अदर। और ये जो प्राइस है इस बायोमेडिकल इक्विपमेंट की, that also varies from unit to unit, also varies from equipment to the equipment। और उसकी वजह से आपको सब्सटेंशियल किस्म की जो है मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड होती है। और जब आप बायोमेडिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत अच्छी ओटी टेबल ले ली है, या अगर आपने बहुत अच्छा इंक्यूबेटर ले लिया है जो कि पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, यू नीड ए पर्सन बायोमेडिकल इंजीनियर आपको ट्रेंड रिक्वायर है फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। समटाइम्स आप अच्छी चीज ले लेते हैं लेकिन उसकी में रिपेयर मेंटेनेंस, उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी आपको कंप्रोमाइज हो जाती है। और पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान देयर इज ए severe shortage of the technical hands। तो हमारे पास बहुत अच्छे बायोमेडिकल इंजीनियर या बायोमेडिकल टेक्नीशियंस जो है ना वो अवेलेबल नहीं होते। तो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि यू हैव ए बायोमेडिकल इक्विपमेंट whose maintenance easily possible, कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, यू इट इज योर ड्यूटी टू मेक इट ऑपरेशनल एंड फंक्शनल ऑल द टाइम। ये ना हो कि यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन द परचेज ऑफ एन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, बट व्हेन एवर देयर इज एरर, व्हेन देयर इज ए मेल फंक्शनिंग, अगर वो मशीन खराब हो गई है तो आपकी उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। Otherwise that machine is going to be down and that is going to be compromise your हेल्थ केयर सिस्टम, और उससे आपकी रेवेन्यू जनरेशन जो है ना वो भी कंप्रोमाइज हो सकती है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है विच हैव ए वेरी डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, ही नीड टू हैव ए फिट फॉर पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, के हर जो डिपार्टमेंट है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। Similarly, we have a unique biomedical equipment requirements, and these three factors make the healthcare industry very capital and the labor intensive। Means कि आपको बहुत ज्यादा इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है अगर आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें पहले ला के रखनी पड़ेंगी, आपको खरीदनी पड़ेगी, यू नीड टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी that make this industry a
कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको अपफ्रंट के ऊपर, आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा, उसके अंदर वो सारा बायोमेडिकल इक्विपमेंट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट and the care of the patients, and you to need to invest a lot of money. That makes the hospital, that makes the healthcare industry a capital intensive industry. Same times you need to have a diverse human resource also, कि आपके पास जो मशीनरी लगी है उसका, अगर आपके पास ओटी टेबल बहुत अच्छा है, अगर आपके पास लाइट बहुत अच्छी है, तो यू नीड टू हैव ए वेरी गुड सर्जन अवेलेबल, कि वो उन इक्विपमेंट्स का फायदा उठाते हुए आपके पेशेंट्स को एक अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके. You need to have a very good nurse available. You need to have a very good biomedical equipment technician available जो कि उसकी ट्रबल शूटिंग कर सके. तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं दैट मेक द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, दैट मेक द हॉस्पिटल ए कैपिटल एंड द लेबर इंटेंसिव एनर्जी, जहाँ पे आपको बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं बिफोर अर्निंग, और आपको बहुत सारा ह्यूमन सोर्स जो है वो भी डिप्लॉय करना पड़ता है. रेगुलेटरी कंप्लायंस, अगर आप देखें तो हॉस्पिटल जो होते हैं, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होती है, दैट इज वेरी मच रेगुलेटेड. हमें बहुत सारी कम्प्लेक्स हेल्थ केयर लॉज को और रेगुलेशन को अबाइड करना पड़ता है. हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत सारे कवानीन जो है नाफिज होते हैं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन हेल्थ विच इज प्रीशियस फ्रॉम एवरीथिंग. जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो के ह्यूमन हेल्थ है. तो दिस इज द वन ऑफ द इंडस्ट्री इन विच यू हैव टू इंश्योर द कंप्लायंस टू द मल्टीपल प्रिवेलिंग लॉज. कहते हैं तकरीबन 100-150 से ज्यादा कवानीन होते हैं जिसकी कंप्लायंस आपको शो करनी पड़ती हैं. एंड द लॉट ऑफ द रेगुलेटरी एंड एक्रेडिटेशन एजेंसीज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू इंश्योर दैट यू आर up to the mark, you are providing a patient centered and safe healthcare services टू योर पेशेंट्स. तो हमारे फेडरल लेवल के ऊपर बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जैसे पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है. अगर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बात करें पंजाब के अंदर, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी है, और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स हैं जो कि सारे के सारे फार्मेसी को देखते हैं. तो बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, you should not only be aware of these laws, you should be able to comprehend these laws and implement and applies the requirements of the law in your hospital. कि अगर आप हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हैं तो आपने ड्रैप के असूलों को भी फॉलो करना है, आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के असूलों को भी फॉलो करना है, आपने फार्मेसी के लिए वो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स को भी देखना है. और अगर आपके फार्मेसी है, फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, या अगर आपने कोई रेडिएशन का इक्विपमेंट लगाया है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, रेडियो एक्सरे है, तो आपके पेनड्रा को भी आपको रिस्पोंड करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी. So this is very important characteristics of the hospital कि you have to ensure compliance to the multiple laws and regulation which are prevailing in your कंट्री. कि जो भी मुल्क में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो रेलिवेंट कवानीन है, जो रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं वहाँ पे काम कर रही हैं, आपको उनके साथ रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ेगी, उनसे लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, और उनके जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर आपको अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा. बाकी इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो आपको इतनी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस नहीं देखनी पड़ती, although यू हैव सर्टेन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन एवरी इंडस्ट्री, लेकिन बहुत ज्यादा मोर देन 5, 6, 7, 8, 9 रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिस्पॉन्ड करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. और हेल्थ केयर में वी हैव टू अडहेयर टू द नंबर ऑफ कम्प्लेक्स इंटर हेल्थ केयर लॉज एंड द रेगुलेशंस. जरा 5 मिनट की ब्रेक करते हैं जी, अजान हो रही है, देन वी विल कंटिन्यू.
अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई थिंक सो यू वर नॉट ऑडिबल, आती है फिर कट जाती है आवाज। नहीं, मैंने वो बस 5 मिनट के लिए ब्रेक ली थी, अजान हो रही थी, मैंने अब डन, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मिस महानूर, अभी हमने कुछ डिफरेंट किस्म के करेक्टरिस्टिक डिस्कस किए, कौन कौन से थे विच आर यूनिक फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो हमें प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस होते हैं? मिस महानूर। जी मिस नूरुलैन। जी सर। सर हम ये बात कर रहे हैं कि थ्रू आउट, पहले तो मैं स्टार्ट से बात ये करना चाहती हूँ कि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव लाइन एंड मैनेजमेंट की फील्ड में दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सेंसिटिव मैनेजमेंट सर्विसेज विच इन्वॉल्व्स लोगों की जिंदगियां। मैं खुद ऐसे 10 साल के दौर से गुजरी हूँ जहाँ मेरी मदर पैरालिसिस थी और हमें मुसलसल अस्पताल जाना पड़ता था। और उसमें हमने ये देखा कि क्या क्या पेशेंट एंड पे और क्या हॉस्पिटल के एंड पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये इतना सेंसिटिव है कि एक इंसानी जान से हम खेल रहे होते हैं। तो इसमें रेलेवेंट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इंट्रा डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें हर तरह की सेंसिटिविटी को देखना, यहाँ तक कि अगर पेशेंट बीमार है, वो प्रटर्ब्ड है, उसके घर वाले प्रटर्ब्ड हैं, वो बिलिंग से परेशान है, बहुत सी चीजें हैं। जरा सी हॉस्पिटल के एंड से कोई नेग्लिजेंस हो जाए तो वो जल्दी पे तेल की माने तो हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है और इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देन आपका पेशेंस बहुत काम करता है, अपने स्टाफ को भी और अपनी साइड को भी, हॉस्पिटल को भी देखना एंड कंज्यूमर एंड को भी देखना। जी थैंक यू वेरी मच। जी मिस्टर नबील। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं वालेकुम। बस आई गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स के बेसिकली इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ केयर कंज्यूमर, जो द कंज्यूमर विच वी पीपल आर डीलिंग दे पीपल आर फिजिकली और मेंटली इल एक्चुअली। और उसकी वजह से मतलब विच मेक हेल्थ केयर एक स्पेशल हमारा वो हो जाता है फॉर मैनेजमेंट। बेसिकली देन सेकंड वन इज दैट वी नीड एक डाइवर्स नीड्स होती हैं एंड वी शुड गो फॉर पर्सनलाइज्ड केयर। Every patient needs a very different approach and a very personalized type of an approach to deal with that. It's very important. And we provide services round the clock, and we should have availability of every staff which we are dealing in that, which includes everyone: doctors, juniors, seniors, paramedics, nurses, radiology people, cardiology people, multiple spectrum of people. Including otherwise that also the people from that maintenance and repair, from the laundry, from the waste management, from cleaning and all those janitorials. Everyone will have to deal with all those that. Important thing is this, in this spectrum, अब उसी की वजह से basically we have a very dynamic flow होता है। उसकी people, there are might be patients which are not severely ill, there are other which are very severely ill, there are multiple staff which are dealing with the same patient, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक approach and the management it's very very different। और उसकी वजह से फिर हमें उस अप्रोच को लेते हुए वी शुड हैव मेंटेनेंस ऑफ जो हमारे हेल्थ केयर मैनेजर होता है, ही शुड बी एक
he should be dealing with multiple people and with resources available and not available resources. उसकी वो he should know how to mobilize that resources. उन सब के लिए अब you quoted a very good example कि if we have some patient is going from any radiology मतलब simply मैं ये कहूँगा कि MRI या CT के लिए जा रहा है तो अगला जो डिपार्टमेंट है नेक्स्ट डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम द रेफरल डिपार्टमेंट he should be well prepared, he should be well established on that behalf. वो पहले से पेशेंट को कैटर करने के लिए रेडी होना चाहिए on that mobility उसकी हर चीज मैनेज होते हैं. So all these things they make the healthcare management very unique and very different एक स्पेक्ट्रम के ऊपर एक्नॉलेज करते हैं हम लोग सर. अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी. मिस मरियम. जी डॉक्टर गजाला. जी मिस युसरा लियास. यस सर. जी अभी नबील साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, आप कुछ बताना चाहेंगी यूनिक फीचर जो हमने अभी डिस्कस किए फर्दर? सर यहाँ पर नेट का इशू था तो आई डिडंट अंडरस्टैंड. जी चलें ठीक है जी. मोज़ा काज़मी साहब. But I know about these regulatory features that you have discussed before. ओके जस्ट लेट देम उन्हीं को जी एक्सप्लेन. जी सर, बिल्कुल हॉस्पिटल मैनेजर की और किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर में डिफरेंट तो बहुत है कि हॉस्पिटल मैनेजर जो है वो उसकी ड्यूटीज बहुत बहुत टाइट होती हैं. लाइक कि उसको पेशेंट्स को भी डील करना है, उसको स्टाफ को भी डील करना है, उसको पेशेंट्स की कंप्लेंट्स को भी सुनना है, उसको स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना होता है और इसी तरह उसको हर लिहाज से कम्युनिकेट करना होता है हर डिपार्टमेंट के साथ और कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हर तरह से उसको देखना पड़ता है. और ये कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मैं तो ये समझती हूँ कि हर बंदा जो है उसका रोल होता है, हर एम्प्लॉय का अपनी जगह पे एक रोल है कि उसको बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए ताकि कम से कम हॉस्पिटल मैनेजर के ऊपर जो है कम से कम बर्डन आए. ऐसा ना हो कि हर पेशेंट या हर एम्प्लॉय जो है ना वो उठ के कंप्लेन करने के लिए मैनेजर के पास जाए. सो एवरीबॉडी शुड प्ले हिज और हर रोल वेरी वेल. और इसी तरह जैसा कि वो नबील साहब फरमा रहे थे कि हॉस्पिटल जो भी डिपार्टमेंट है जहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है तो उसके लिए जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड. उनका टेलीफोनिकली या कि फिजिकली हर तरह से उनको इन्फॉर्म्ड होना चाहिए बिकॉज सम टाइम बहुत ही सिक पेशेंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ भी होता है और उस टाइम पे हम बिल्कुल भी ये नहीं देख सकते कि कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं उस पे कर सकते कि थोड़ी देर रुक जाएं, नेक्स्ट पेशेंट निकलता है तो फिर आपका करते. नहीं, बिल्कुल हमें अपने बेड को पेशेंट के आने से पहले ही रेडी रखना होता है. थैंक यू वेरी मच जी. अभी मैम ने जैसे कहा बिल्कुल ठीक जी, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैज अ डुअल रिस्पांसिबिलिटी. he has to safeguard the rights of the patient at the same time he look after the staff. ये डज नॉट मैटर कि जी अगर आपके पास पेशेंट्स की कंप्लेंट्स आ गए हैं तो यू आर टारगेटिंग योर स्टाफ एंड इफ देयर इज एनी नेग्लिजेंस बाय योर स्टाफ एंड यू आर प्रोटेक्टिंग देम एंड नॉट इंश्योरिंग द patient safety. So you have to safeguard the rights of the patient at the same time to make sure that a sufficient safe environment is being created in your hospital that is facilitating the discharge of the duty by your staff. तो डिफरेंट हमने चैलेंजेस अभी डिस्कस किए. जैसे हमने कहा कि हेल्थ केयर कंज्यूमर का स्पेक्ट्रम जो है दैट इज़ वेरी वाइड, एवरीबॉडी हैज अ डाइवर्स नीड्स. ह्यूमन सोर्स की रिक्वायरमेंट हमारी डिफरेंट है. वी हैव अ पेक्युलर इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज अ कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स एंड देन देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी. तो हेल्थ केयर में वी हैव टू इंश्योर द कंप्लायंस टू द मल्टीपल प्रिवेलिंग लॉज जो है वो उसके ऊपर आपने उसको काम करना होता है.
Then there is a challenge of the hospital, that is the public relation. You need to maintain a very good relationship of your stakeholders, कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए. यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट एंड ए वेरी गुड पब्लिक इमेज ऑफ योर हॉस्पिटल. अगर आजकल देखा जाए तो आपके ख्याल में सबसे बड़ा पब्लिक रिलेशनिंग चैलेंज क्या होता है हमारे लिए? जी उमर साहब. तो आजकल जो है वो सोशल मीडिया का जैसे आपको दौर है कि विद इन मिनट्स एंड विद इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड्स आपके हॉस्पिटल की कोई भी वीडियो जो है बन सकती है, दैट मे बी अपलोडेड एंड दैट कैन कंप्रोमाइज द गुडविल एंड द रेपुटेशन ऑफ द हॉस्पिटल. तो किसी ने बिल्कुल ठीक है, वी कैन अफोर्ड टू लूज मनी, वी कैन अफोर्ड टू लूज द revenue, but we cannot afford to lose the reputation and the goodwill of your hospital. That's why we, being a hospital administrator, you need to have a very good relationship with your स्टेक होल्डर्स. तो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आपके इंटरनल भी हो सकते हैं, वो आपके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, आपके पेशेंट्स हैं, आपके डोनर्स हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद द मीडिया, कि चाहे वो सीडीएम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या आपका प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है. तो यू शुड हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम सो दैट यू कैन मेंटेन ए वेरी गुड एंड पॉजिटिव इमेज अमंग योर पेशेंट्स. सिमिलरली आपके जो डोनर्स हैं उनके साथ आपके अच्छे तल्कात होने चाहिए, विच आर प्रोवाइडिंग यू द डोनेशन, विच आर प्रोवाइडिंग यू द फाइनेंशियल सपोर्ट, सो यू कैन हैव ए कंटिन्यूस एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप इन योर फ्यूचर. रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है. सो रिलेशनशिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर आपने इन सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ता होता है, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके उनमें के साथ अच्छे, अगर आपकी रेगुलेटरी बॉडीज के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग दैम एट ए प्रॉपरली एंड विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो भी आप अपने हॉस्पिटल के एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल देंगे. सिमिलरली मीडिया जो है वो आपके बारे में अगर कोई नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है, तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम सो दैट यू कैन क्रिएट ए पॉजिटिव इमेज एंड ए गुड विल ऑफ योर हॉस्पिटल अमंग द पब्लिक. तो पब्लिक रिलेशनिंग जो है ना वो भी आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है व्हेन यू आर वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. आपके पेशेंट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए. यू नीड टू लिसन टू देम, उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन होना चाहिए. यू नीड टू कम्युनिकेट देम विद इफेक्टिवली. यू शुड बी गिविंग द message that we are here for you, we need to have a long term relationship, we need to have a long term trust building with you, so that you are a continuous and the permanent client of your client of our हॉस्पिटल. तो पब्लिक रिलेशनिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इसमें जहाँ पे हमने वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट्स को डील करना है, वी हैव ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स, आपके इंटरनल एक्सटर्नल. इवन आपके एम्प्लॉयज के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए, आपकी यंग डॉक्टर्स के साथ, आपके यंग नर्सेज के साथ, आपके जितनी एसोसिएशन हैं आपकी, उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी पेनिट्रेशन होनी चाहिए, सो यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई द problems and the bottlenecks and you can solve it to avoid the bad image of कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी खबर या कोई भी ऐसा इशू है that should not be floated in your media and any other organization exploited by any other one uh, that may lead to a bad image of your hospital. तो आपके लिए you need to have a very good relationship with the stakeholder. Then there is the legal challenges when you are working in the hospitals के अंदर आपके पास अब with the passage of time, with the advancement of technology, लोगों को पता चल गया है कि कवानीन क्या है, कहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकते हैं, कहाँ पे वो पेशेंट्स के खिलाफ. पेशेंट्स इज वेल अवेयर ऑफ देयर राइट्स. उनको पता है कि उन्होंने कहाँ पे कंप्लेंट करनी है, कहाँ पे अपना मुद्दा लेके जाना है, ताकि वो हॉस्पिटल से अपनी, अगर उनको कोई नुकसान हुआ है या उनकी सेहत को कोई नुकसान हुआ है तो वो उसका अजाला कर सके. तो हॉस्पिटल जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आर फेसिंग इंक्रीज पोटेंशियल लायबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू द मेडिकल नेग्लिजेंस, दैट इज रिलेटेड टू द मेल प्रैक्टिस. और जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स होते हैं उसकी वजह से आपको कई दफा कोर्ट्स में जाना पड़ता है.
whenever you have a legal suit against your hospital, against the healthcare provider which is working your hospital, that has a very lethal consequences. अगर किसी डॉक्टर्स के खिलाफ या किसी हॉस्पिटल के खिलाफ केस होता है तो उसके बड़े ही गलत किस्म के असरात हो सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर आपके खिलाफ या आपके हॉस्पिटल के किसी प्रोमिनेंट सर्जन या डॉक्टर के खिलाफ केस हो जाता है, तो आपके इससे क्या नुकसान हो सकता है? जी मिस्टर नुमान रफीक साहब। जी मिस मरियम। हेलो। जी जी सर, जी जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। जी सर। जी जी बताइएगा सर, आवाज आ रही है सर आपकी। तो उसके बाद अगर आपकी आपके हॉस्पिटल के खिलाफ केस होता है या डॉक्टर के खिलाफ केस होता है, तो उसकी वजह से आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ती हैं। डेट एड्स मेंटल स्ट्रेस, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस होता है। देयर इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, यू हैव टू बी फोकस ऑन द प्रेपरेशन ऑफ केस एंड इन जो हॉस्पिटल में जो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टाइम करना पड़ता है। द डॉक्टर्स हैव टू स्टैंड बाय द साइड ऑफ योर एडवोकेट्स, के जो वकील जो डॉक्टरों के होते हैं उनके साथ साथ डॉक्टर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नेचर ऑफ डिजीज क्या आती है, उसको क्या ट्रीटमेंट मैंने प्रोवाइड की, दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है। तो जहाँ पे उनको हर केस के लिए डॉक्टर्स को अपने वकील के साथ जाना पड़ता है और उसको अच्छे तरीके से दैट क्रिएट्स स्ट्रेस, दैट क्रिएट्स undue liabilities on the part of hospital as well as the healthcare provider. उसकी वजह से there is a severe compromise the patient and doctor relation. I have seen the doctors which are facing the consequences, which are facing the cases in your hospital, and they have destroyed their private practice. उनको इतना stress हुआ उसकी वजह से, और वो इतने ज्यादा engaged थे with the defense to protect their reputation, to protect their future लाइसेंसिंग विद द हेल्थकेयर बॉडी। तो उनको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ा जिसकी वजह से उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी खराब हुई, एंड दे आर हैविंग ए वेरी बैड रिलेशनशिप विद देयर पेशेंट्स, और वो बहुत केयर करना फुल हो गए। उसकी वजह से उनको काफी लॉस भी करना पड़ा था। जो पेंडिंग अगेंस्ट फिर जो लीगल लाइबिलिटीज होती हैं, दैट हैज अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द हॉस्पिटल एज वेल एज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये स्ट्रेस को ऐड करती हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, रेवेन्यू जो है उसका लॉस होता है, और आपकी पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर ऐसी पॉलिसियां आप बनाते हैं जिसमें आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाएं, और उसकी वजह से डेट लीड टू द डिफेंसिव मेडिसिन। डिफेंसिव मेडिसिन के बारे में किसको आइडिया है जी, क्या होती है डिफेंसिव मेडिसिन? जी डॉक्टर गजाला। जी सर, देयर आर लाइफ सेविंग ड्रग्स और डिफेंसिव उनको भी कहा जा सकता है, और डिफेंसिव वो भी हो सकते हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत हाई लेवल के मेडिसिन ना हो, वो विद इन लाइटर डोजेस ट्रीटमेंट्स के लिए यूज हों। जी, डिफेंसिव मेडिसिन हम बेसिकली कहते हैं कि हेल्थ केयर सर प्रोवाइडर जब एक्सक्यूज मी सर। अपने आप। जी जी बताइएगा सर। हाँ सर, उसके अंदर बेसिकली ये था सम देयर आर सम डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन व्हिच आर अंडर द ट्रायल, जो हम्म। we people use, and this you are talking about the defensive medicines now. जी जी सर। You in which you have to avoid risk, and management of this thing is really very important in any defensive type of practice and also in the defensive medicines. हम्म। जी बिल्कुल, डिफेंसिव मेडिसिन होती है जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो ऐसे काम करता है जो जो कि अपने आप को फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सके। वो चाहता है कि फ्यूचर में कोई पेशेंट जो है ना वो मेरे खिलाफ किसी किस्म की कंप्लेंट ना कर सके। तो सम टाइम दे गो ओवर ओवर रिएक्ट करते हैं कि ऐसे टेस्ट और ऐसी दवाइयां भी लिख देती हैं जो कि पेशेंट को उसकी जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पेशेंट आया कफ के साथ और आपने उसका सीटी स्कैन चेस्ट भी करा लिया टू मेक श्योर डैट कि इसको फ्यूचर में कभी कोई कैंसर वगैरह तो नहीं हो जाता, कि कल को ये पेशेंट कोर्ट में जाके मेरे खिलाफ कोई केस तो नहीं कर देगा कि सर मैं उधर गया था, मैंने 2 साल पहले इनको चेक कराया था लेकिन इन्होंने मेरा सही चेकअप नहीं किया।
तो sometimes जो है the services are provided which are not required at that particular time, तो उसको अपने आप को सिर्फ डिफेंड करने के लिए डॉक्टर्स जो है ना थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेटेड या ओवर रिएक्टिव में वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जो डायग्नोसिस प्रोवाइड कर देते हैं। तो डेट इज द डिफेंसिव मेडिसिन। जैसे कि बाहर की दुनिया में अक्सर होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी इंश्योरेंस करवाती हैं टू अवॉइड द फ्यूचर कंपनसेशन, जो कि आपको कई दफा फाइन्स की जरूरत में पे करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से हमारी जो डिफेंसिव मेडिसिन की फील्ड है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना प्रोमिनेंट और हो गई है। और उसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना दे आर मेकिंग मनी बाय द मेकिंग आस्किंग द डॉक्टर्स टू इंश्योर देयर प्रैक्टिस। तो डिफेंसिव मेडिसिन में सिर्फ ये होता है कि डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड हॉस्पिटल टू डिफेंड इटसेल्फ कि फ्यूचर में मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट ना हो जाए, तो वो ऐसे टेस्ट भी एडवाइस कर देते हैं, ऐसी ट्रीटमेंट भी कर देते हैं जो कि फ्यूचर या एट दैट पर्टिकुलर टाइम पेशेंट को रिक्वायर्ड नहीं होती। तो लीगल चैलेंजेस जो होते हैं हॉस्पिटल के, जो कंप्लेंट्स होती हैं, दैट हैज ए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर टू अवॉइड सच लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपको कोशिश करनी चाहिए जितनी ज्यादा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स हो सकती हैं उसको किया जाए, जितना पेशेंट सेफ एनवायरनमेंट आप हॉस्पिटल में क्रिएट कर सकते हैं उसको आप क्रिएट करें, और जितना अच्छा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हैं ताकि पेशेंट आपको कंप्लेंट करें, आप उसको रेजोल्यूशन दें, आप उसकी ग्रीवेंसेस करें और कोर्ट में ना जा सके। अदरवाइज जब कोर्ट में केस जाता है तो उससे काफी ज्यादा जो है ना वो लीथल किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इट एड्स टू द मेंटल स्ट्रेस टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज वेल एज द पेशेंट। इट causes the waste of time, कि जो time that need to be spent in the care of the patient, that is spending in the preparation of the case in the courts, क्योंकि जो वकील होते हैं, जज होते हैं, they are not very much aware of the मेडिकल टर्मिनोलॉजी और मेडिकल चीजें। तो आपको यू हैव टू बी डिफेंड योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड साइड बाय योर एडवोकेट्स। उसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी ऐड होता है और दैट इज गोइंग टू बी कंप्रोमाइज द क्लिनिकल केयर। उसकी वजह से पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है विद द पेशेंट जो है ना वो भी कंप्रोमाइज होता है, और डेफिनेटली फिर उसकी वजह से आपको रेवेन्यू लॉस भी करना पड़ता है। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर कि आपका एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट हो, और अगेन एक अच्छा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो, ताकि अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट होती भी है तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, और जितनी ज्यादा आपकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है दैट इज दी प्रायोरिटी। आपको बहुत ज्यादा कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। हॉस्पिटल्स जैसे हमने डिस्कस किया, इट हैज अ वेरी मल्टीफेसेटेड रोल्स। जहाँ पे आप हेल्थ केयर डिलीवरी दे रहे होते हैं, जहाँ पे आप हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, देन यू आर आल्सो डूइंग द रिसर्च। आप नई नई ट्रीटमेंट के ऊपर कर रहे होते हैं, रैंडमाइज्ड ट्रायल्स चल रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। then you are providing some kind of the education and training, कि आपके पास एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी आ रही हैं, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है। तो जब यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर प्रोवाइडिंग द केयर, यू आर कंबाइनिंग द केयर विद द टीचिंग, विद द लर्निंग, विद द इनोवेशन, दैट हैज इट्स ओन कॉम्प्लिकेशन, कि आपके पास बहुत सारे एथिकल एंड द प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। द पेशेंट विच हैज कम टू योर हॉस्पिटल फॉर द केयर, क्या आप उसको रिसर्च सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, क्या आप उसको टीचिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने टीचिंग करनी है, अगर आपने रिसर्च करनी है, तो फिर उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी एक अपनी प्राइवेसी रिक्वायर्ड है, उसके लिए अपना कंसेंट रिक्वायर्ड है। तो हॉस्पिटल के जो मल्टीफेसेटेड रोड्स हैं दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम फॉर द हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, कि अगर कोई पेशेंट ये कंप्लेंट करता है जी मुझे जूनियर डॉक्टर ने क्यों देखा, या मेरे ऊपर 5-6 लोग खड़े होकर मुझे बार बार क्यों चेक कर रहे थे, तो दैट का आल्सो क्रिएट्स द प्रॉब्लम। तो ये जो मल्टीफेसेटेड या मल्टी डिमेंशनल रोल्स होते हैं दैट आल्सो हैव इट्स ओन चैलेंजेस दैट हैज टू बी डेल्ट इन डिफरेंट प्रोफेशनल वे, कि आपने के पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसको एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी लीगल और एथिकल इम्प्लीकेशन क्या है, और उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दीज कंसर्न्स एंड दीज कॉन्सिक्वेंसेज, एंड और आपने इसको हैंडल करना होता है। अगेन एथिकल ऑब्लिगेशन, जैसे हमने शुरू में कहा कि वी नीड टू प्रोवाइड द 24 आवर सर्विसेज राउंड द क्लॉक विद द हेल्प ऑफ ए वेरी गुड स्टाफ एंड द बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल।
then we are ethically obliged to provide the uninterrupted healthcare services. Healthcare services is considered an essential services. आप किसी को हेल्थ केयर रिफ्यूज नहीं कर सकते, आप किसी को भी हेल्थ केयर सर्विसेज डिनाई नहीं कर सकते, विदहेल्ड नहीं कर सकते विदाउट हिज परमिशन। अगर आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट है तो यू मस्ट प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर, कि अगर जो है कंज्यूमर पे नहीं भी कर सकता तो आपको किसी ना किस्म की सर्विसेज उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम एथिकली बाउंड होते हैं, हम एथिकली ओब्लाइज्ड होते हैं कि हमने अनइंटरप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है डिस्पाइट ऑफ द ऑल प्रॉब्लम। इवन के वार्स के अंदर भी, एक डिजास्टर के अंदर भी, सब जगह पे जो है, चाहे वो आपके हॉस्पिटल के अंदर डिजास्टर हुआ तो यू कैन नॉट कंप्रोमाइज। आपने अपनी एवरी एफर्ट करनी है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंटिन्यू रहें, उसमें किसी किस्म की डिसरप्शन ना आए। फिर हमारे यहाँ पे जो स्पेशली जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उस पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही यूनिक किस्म का बिजनेस मॉडल ऑपरेट हो रहा होता है। हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट सर्जन हैं, फिजिशियंस हैं, विच आर डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल्स, दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ द सैलरी फ्रॉम द हॉस्पिटल्स ओनर्स। उन्हें किसी किस्म की सैलरी नहीं मिलती। दे आर डूइंग देयर प्रैक्टिस एंड दे आर अर्निंग फॉर देमसेल्फ, एट द सेम टाइम दे आर आल्सो अर्निंग फॉर द हॉस्पिटल। अगर दूसरे एंड पे देखें, जो हॉस्पिटल ओनर है, जो कि इन्वेस्टर है, he has hired a large number of the doctors without paying a single penny to them, कि एक large number of highly skilled persons जो हैं उसको available हो गए हैं without paying any amount of the money, without any salary। but on the other hand, the doctors जो हैं they have a access to a very good myomedical equipments, they have an access to very good infrastructure without spending a single penny of the सिंगल। तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किसी किस्म के भी जो है वो पैसे खर्च नहीं किए, उन्होंने कोई भी चीज नहीं लगाई, लेकिन उनके पास वेल इक्विप्ड फैसिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ है, जहाँ पे वो पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल का ओनर है उसने किसी किस्म की कोई पैसा खर्च नहीं किया, बट ही हैव अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर एंड फिजिशियन विच आर वर्किंग, एंड ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ मेकिंग देम टू अर्न फॉर हिमसेल्फ एंड एज वेल एज फॉर हिम। और पेशेंट को बेनिफिट क्या होता है कि ही हैज access to the experienced doctors as well as he has access to a very good इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बायोमेडिकल इक्विपमेंट। तो ये हमारा एक बड़ा ही यूनिक सा बिजनेस मॉडल जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर्स में जो है काम कर रहा होता है। आपको ये दूसरे हॉस्पिटल्स में, दूसरी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में आपको इस किस्म की कोई प्रोविजन नहीं मिलती। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर करोला में भी काम कर रहा हो और वो रात को जाके कहे जी मैंने जो है ना होंडा में भी काम करना है, या दूसरी इंडस्ट्री में अगर कोई दूसरा है तो दैट इज वेरी अनलाइकली। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक डॉक्टर जो है वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। सिमिलरली वन हॉस्पिटल इज अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द मल्टीपल सर्जन्स। तो एक वेरी म्यूचुअल बेनिफिशियली और कोलैबोरेटिव किस्म का मॉडल जो है ना हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, इन विच एवरीबॉडी इज डिप्लॉइंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ द स्किल सेट। जो इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो सर्जन है या डॉक्टर्स हैं वो अपने टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने स्किल्स को यूज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो पेशेंट को है, ही हैव अंडर वन रूफ अवेलेबल, कि उसके पास एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी हैं और उसके पास हाई स्टैंडर्ड की जो फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल है। तो ये यूनिक मॉडल आपको दूसरी सर्विसेज में मोस्टली नहीं मिलता। वहां पे आपके पास चांसेस जो है ना कम होते हैं कि एक ही डॉक्टर जो है, एक इंजीनियर जो है वो मल्टीपल कर सकेगा, एक कंपनी जो है वो मल्टीपल लोगों को हायर करती है। यहाँ पे एक यूनिक मॉडल है कि एक सर्जन जो है डैट कैन वर्क इन डिफरेंट हॉस्पिटल। सिमिलरली एक हॉस्पिटल कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ द डिफरेंट सर्जन्स। एक्चुअली दे आर मेकिंग mutually benefit and collaborative relationship so that the services can be provided to the patient, which is the ultimately beneficiary of these systems.
Another challenge we are facing is the digital transformation within the healthcare industry. तो आपको पता है कि there is a use of information technology, there is a continuous use of artificial intelligence in the healthcare. और कोविड के बाद इसमें तेजी आई है. The hospital are providing the electronic diagnostic reports हैं. आप पैथोलॉजी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने जाते हैं तो यू डज नॉट नीड टू गो टू द लेबोरेटरी अगेन. आपको घर बैठे फोन के ऊपर जो है ना वो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं. देन यू हैव इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शंस अवेलेबल कि आपको किसी किस्म का दोबारा अपने डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता. उनकी प्रोफाइल में पड़ी हुई आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन, यू कैन अवेल देम. इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है. देन देयर इज ए ऑनलाइन कंसल्टेशन है, आपकी टेली मेडिसिन है, आपकी टेली हेल्थ है, जिसके ऊपर आप बहुत सारा काम कर रहे थे. तो बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू मेक श्योर दैट you are coupling with this digital transformation. You are also advancing the healthcare in your industry. You are also using the information technology in your hospital to keep the pace with the development in the healthcare industry. अगर आप ये नहीं करेंगे और तो पेशेंट यू कैन लूज द रेवेन्यू, यू कैन लूज द पेशेंट, यू कैन कंप्रोमाइज द पेशेंट फैसिलिटेशन. तो आपको इन सारी चीजों को भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है. Important is not only for the public sector hospital as well as private hospital, not for profit hospitals जो होते हैं, that is the financial sustainability कि उन्होंने अपने आप को financially stable रखना है. They need to make sure there is enough financial are available, there is enough money is available in the bank accounts of the hospital so that they can provide services, they can pay the salaries of their employees. तो जहां पे उन्होंने रेवेन्यू जनरेशन करनी होती है, दे नीड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू जनरेशन, यू नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. एट द सेम टाइम दे नीड टू कंट्रोल द ऑपरेशनल कॉस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द पेशेंट सेफ्टी. उन्होंने जहां पे पैसे कमाने हैं, पेशेंट्स की पेमेंट्स आती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, डोनेशंस मिलती हैं, टीचिंग एंड ट्रेनिंग से आप कमा सकते हैं, पार्टनरशिप और नेटवर्किंग आप कर सकते हैं. तो यू नीड टू लुक फॉर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू. यू नीड टू एक्सप्लॉइट द एवरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल जहां से आप कोई ना कोई पैसे कमा सकें, so that you have a sufficient financial resources available within your organization to support the provision of the services and patient care. At the same time, you need to make sure that there is a reduction in the operational cost. और आपने अपने cost को इतना कम करना है, but with the provision that your patient care is not going to be compromised, patient safety is not going to be compromised. फिर आपने क्या करना है, यू नीड टू इन्वेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी. जैसे अभी हमने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने सिस्टम को ऑटोमाइज करें, आप चाहते हैं कि अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, यू नीड टू इन्वेस्ट इनटू न्यू टेक्नोलॉजी. कि आपने एमआरआई लगाना है, आपने लेटेस्ट सीटी स्कैन लगाना है, यू हैव टू बी बैलेंस योरसेल्फ. अगर आप नई टेक्नोलॉजी नहीं लगाएंगे तो पेशेंट्स, यू आर लूजिंग पेशेंट्स, पेशेंट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल व्हिच हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल. अगर आप नहीं लगाएंगे तो कॉस्ट आपकी डिफरेंट हो सकती है. यू कैन, वेयर एज द क्लाइंट एंड द कंज्यूमर इज नॉट एबल टू पे द कॉस्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड. तो यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ. आपको फैसिलिटी मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन करनी पड़ती है. अगर आपके नंबर राइज हो रहे हैं तो आपको वेटिंग एरिया को इन्हांस करना पड़ेगा, आपकी हॉस्पिटल सर्विस मेन्यू को इन्हांस करना पड़ेगा. And then that is very important, you have to compete with the competitor. ये आप देखेंगे कि हर गली में एक नया हॉस्पिटल खुल रहा होता है. तो you have to compete your competitor. आपने अपनी कॉस्ट को भी कम रखना है, आपने नई टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट करना है. You have to look for the new sources of revenue. तो this is a very tricky position with reference to the hospital administrator कि आपने, you need to look for the new sources of revenue from where you can make a good amount of the money. At the same time, you look for the opportunities where you can reduce the cost, but at the same time, you need to invest into the new technology, you need to invest into new biomedical equipments, and you have to compete with the competitor which are available in the market with you.
तो बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं, ये सारे यूनिक फीचर जो है ना, वो हमें फेस करने पड़ते हैं बीइंग ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया कि व्हाट चैलेंजेस वी कैन फेस इन द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, हम इनको बारी बारी मुख्तलिफ जगहों पे हम डिस्कस करेंगे, इसको हमने कैसे जो है ना मैनेज करना है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है ना, दैट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, दे आर कम्प्लेक्स अडेप्टिव सिस्टम्स, जहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स जो है ना हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे लेबोरेटरी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ओटी है, वहाँ पे सीएसएसडी है, एंड एवरी यूनिट इन योर हॉस्पिटल, एवरी डिपार्टमेंट योर हॉस्पिटल हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर, it has own working, it has its own functionality, it has an own reporting line। अगर जैसे आपके लेबोरेटरी है, वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल है, उसके नीचे लेबोरेटरी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, उसके नीचे जो है हाउसकीपिंग वाले काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, उसका एक अपना सेटअप है, उसका एचओडी है, उसके हाउस ऑफिसर्स हैं, उसके मेडिकल ऑफिसर्स हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। अगर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ जो है मेडिसिन ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को, तो ही कैन नॉट डू विदाउट द हेल्प ऑफ द लेबोरेटरी। अगर लेबोरेटरी में कोई भी इंसिडेंस होता है, तो ही कैन कंप्रोमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर मेडिसिन डिपार्टमेंट। सिमिलरली अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, जहां से आपको उनके लिए केमिकल्स भी उनको चाहिए, जहां से उन्होंने वायल्स को भी खरीद रहा है। सिमिलरली जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, ही इज डिपेंडेंट अपॉन द फार्मेसी फॉर द प्रोविजन ऑफ द मेडिसिन फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट। तो हमारा जो हॉस्पिटल्स का सिस्टम होता है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट छोटे छोटे यूनिट्स विद इन देयर ओन सिस्टम काम कर रहे होते हैं, बट दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो वो जब एक डिपार्टमेंट की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होती है, तो दैट इज गोइंग टू कंप्रोमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर। बट एट द सेम टाइम ये फ्लेक्सिबल्स भी होती हैं। अगर मेडिसिन डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम आई है, ही कैन चेंज द इट्स ओन सिस्टम, ही कैन लुक फॉर देयर ओन मोडेलिटी कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है। तो हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी होता है, इंडिपेंडेंस भी होता है, डिपेंडेंट भी होता है, और उसमें दी अबिलिटी होती है कि ही कैन चेंज इटसेल्फ फॉर द गुडविल और फॉर द प्रोविजन ऑफ केयर टू द पेशेंट। तो हॉस्पिटल के अंदर हमारा जो है एक कम्प्लेक्स अडेप्टिव, कम्प्लेक्स का मतलब होता है कि इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर फ्लेक्सिबल। व्हेन एवर देर इज ए प्रॉब्लम, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड उसको सॉर्ट आउट भी करते हैं, और उसको कंटिन्यू करते हैं, उस चेंज को अडॉप्ट करके, उसको करेक्ट करके। बट वन इंडिपेंडेंट यूनिट जहाँ पे वो फंक्शनल कर रहा होता है, बट ही इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन दी अदर डिपार्टमेंट की अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। सिमिलरली अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अगर आपकी सैलरीज नहीं आ रही टाइम के ऊपर, तो दैट इज द होल सिस्टम इज गोइंग टू बी कंप्रोमाइज्ड। अगर आपकी सप्लाई चेन को पैसे नहीं मिल रहे और वो चीज़ें नहीं खरीद पा रहे, तो वो चीज़ें नहीं खरीद पा रहे, तो वो लेबोरेटरी को सप्लाई नहीं कर पा रहे, लेबोरेटरी को सप्लाई नहीं हो रही, तो आगे टेस्ट जो है वो नहीं हो रही, या मेडिसिन नहीं आ रही। तो ये सारा सिस्टम जो होता है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट काम करता होता है, वहाँ पे इनके जो वर्किंग है, दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, and they have to be worked in a very good coordination with each other. So this is little about the complexities of your hospital management, जिसमें हमने थोड़ी सी चीजें आज डिस्कस की। Okay, what is different from the other organization, जहाँ पे हमारी चीजें क्या मुख्तलिफ हैं, कैसे हमने इन challenges को फेस करना है, और कैसे हमने इसको एड्रेस करना है। तो लिटिल बिट ऑफ मैनेजमेंट चैलेंजेस जो हैं दैट मे बी फेस्ड विद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन जी? No, sir. चलें जी, मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफी है। जी सर। जी सर। एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपकी जी इजाजत से। जी जी पहले हम नहीं समझते थे, आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एक लफ्ज आप हम ट्रेनर से सुनते रहे, इमोशनल इंटेलिजेंस।
द इमोशनल इंटेलिजेंस इज यू नीड टॉलरेंस। बाहर तो इन सब चीजों की बकायदा मिनिस्ट्री होती है। इन यूएई देयर इज अ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस। यहाँ 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 हमने अब समझा आके कि यार ये इमोशनल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, खुसूसन हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह डायनेमिकली काम हो रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इतना फास्टली हो रहा है, तो वहां जरूरत पड़ती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। यू हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर। जी बिल्कुल वकार साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इमोशनल लैंडस्केप ऑफ द हॉस्पिटल, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, मींस कि यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशन इन द केस ऑफ एनी आउटबर्स्ट जो होता है, कि आप उसको रिएक्ट ना करें। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट ए वेरी डाइवर्स कंट्री। हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ एथनिक्स के लोग नहीं हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग नहीं हैं, डिफरेंट मजहब के लोग नहीं हैं। वी आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। अगर आप कहें कि जो बाहर जैसे यूएई में आपको मल्टी एथनिसिटी मिलती है, अमेरिका में जाएं तो वहां पे दे हैव वर्कआउट ऑन दिस, दे हैव साइंटिफिक चीजें अवेलेबल है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, सो दैट दे कैन मेक पीपल इमोशनली इंटेलिजेंट। हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो हॉस्पिटल इज ए प्राइम फेस जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। मीन्स कि यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई योर इमोशंस एंड यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर इमोशन एट ए पॉइंट इन टाइम के जहाँ पे आपके ऊपर कोई ऐसा क्राइसिस आता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, तो आपके आते से ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं। बट अगेन जैसे अभी आपने कहा कि इसको बड़ा ही कल्चरली या आपको नेशनल लेवल के ऊपर, पब्लिक लेवल के ऊपर एड्रेस करना पड़ता है कि ओवरऑल जो कौम की टॉलरेंस है, डेट हैज उसका जो थ्रेशोल्ड है हमारा बहुत कम हो गया, एंड दैट इज डिस्प्लेड एंड एग्जिबिटेड इन द डिफरेंट सिनेरियोज के आपको हॉस्पिटल में और दूसरी जगहों पे भी जाके फिर उसी तरह का एटीट्यूड कई दफा फेस करना पड़ता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? चलें जी, थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम कल वालेकुम सर। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम सर। जी नबील भाई। Sir, एक humble सी request है, kindly if you can share the slides, they were actually very important, I was not able to save them, और मुझे आइडिया भी नहीं था इंशाल्लाह उनके ताला ऊपर सेव करना। हर लेक्चर की स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाया करेंगी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर हो जाया करेगी, डोंट वरी। सर एक और हम्बल रिक्वेस्ट That's ये थी, appreciable, thank you। एक जी और जी हम्बल रिक्वेस्ट ये थी कि अगर इफ यू यूज द वाइड माइक, ये लैपटॉप का माइक्रोफोन है ना वो इतना इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ आवाज आपकी अब तो क्लियर आ रही है, शुरू में नहीं आ रही थी, लेकिन इफ यू विल यूज द वायर्ड माइक, जो पिन वाला माइक होता है ना, भले खर्चे में डाल दीजिएगा, पिम्स ने बड़े पैसे बनाए माशाल्लाह, उनके खर्चे में डाल दीजिएगा, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम आपको बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं सर। जी इंशाल्लाह मैं खुद अपने लिए पिन वाले इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन मैं अपने लिए ले लूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी सर, मुझे प्लीज ये पूछना था कि स्लाइड्स के अलावा हमें हर क्लास के नोट्स जो हैं, बिकॉज जब हमने इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम देना है या असाइनमेंट्स करने हैं, क्या हमें ये नोट्स भी रिक्वायर्ड मतलब मिल सकते हैं? स्लाइड्स सफिशिएंट होंगी, आप उनको स्लाइड्स को ग्रो थ्रू कीजिएगा एक दफा। अगर आप समझते हैं कि इसमें मजीद हमें जरूरत है, यू कैन ऑलवेज वेलकम, आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सारी ठीक स्लाइड्स आपको मिल जाया करेंगे इंशाल्लाह, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू